हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू शर्मास फिजिक्स क्लास। फ्रिक्शन को आगे बढ़ाएंगे हम लोग और आज थोड़ा क्वालिटेटिवली देखेंगे इसको, क्या इक्वेशंस होती हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है फ्रिक्शन में। ठीक, देखिए ये ब्लॉक है जिसका मास m है, फ्लोर पे रखा हुआ है सरफेस पे। अब इस पे फोर्सेस कौन कौन सी हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसके कारण इसका वेट है mg। उसके रिएक्शन में यहाँ पे इसको फ्लोर से एक फोर्स मिल रहा है नॉर्मल n। ठीक है, ये हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इसको एक्सटर्नली F फोर्स से इस तरफ खींच रहे हैं। मैंने इस डायरेक्शन को x की पॉजिटिव लिया है और खींच रहे हैं जब, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने की टेंडेंसी है, अगर राइट हैंड को जाने की टेंडेंसी है, तो लेफ्ट की तरफ या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फ्रिक्शन होगा। मतलब जहां पे जिस डायरेक्शन में मोशन की टेंडेंसी होगी या जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता है या जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी होगी, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम कर रहा है। ठीक है, इसको मैं स्मॉल f से डिनोट करता हूं। अब हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि एक लिमिटिंग फोर्स है, एक लिमिटिंग फोर्स है। ये फोर्स जो है इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू है जिससे ऊपर जाने पर ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो जो ये लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब जो लास्ट वैल्यू है जिससे 0.001 ज्यादा हो जाने पर वो एक्सेलरेट करेगा, वो वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फोर्स कहते हैं। क्यों? वो वैल्यू एक्चुअली क्या होगी, इसके बराबर होगी। जब इसके बराबर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक, 0 हो जाएगा मतलब हमको ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब पता चलेगी? हम धीरे धीरे फोर्स ये बढ़ाएंगे, एक समय आएगा जब थोड़ा सा बढ़ाने पे वो मूव करने लगेगा। मतलब वो जो पॉइंट है, लिमिटिंग पॉइंट, वही इसका मैक्सिमम वैल्यू है जब ये दोनों बराबर हो रहे हैं। ठीक, तो इसको हम लोग लिमिटिंग फोर्स जो है वही हमारा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब मैं इसको स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्यों स्टैटिक? क्योंकि ये रेस्ट में है, इसीलिए इसको मैं Fs से डिनोट करता हूं। ठीक है, ये लिमिटिंग फोर्स जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक मींस, स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस समय जो फ्रिक्शन काम कर रही है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अभी तक ये मूव नहीं हुआ है, मैंने अभी तक इसको चलाया नहीं है, अभी ये रेस्ट पे ही है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, फोर्स बढ़ा रहा हूं एक लिमिट पे जाके, जहां पे वो जस्ट एक्सेलरेट कर जाएगा उस पॉइंट पे मैं रुक जा रहा हूं। उस पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू है वही मेरी मैक्सिमम फ्रिक्शन की भी वैल्यू, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ये Fx जो मैक्सिमम है, ये लिमिटिंग फोर्स, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करनी चाहिए? हम लोग सोचते हैं, अब अगर कोई चेयर है, प्लास्टिक का चेयर है, उसको तो हाथ से ऐसे ही ढकेल देते हैं, हल्का सा बच्चा भी ठेल देता है, वो चला जाता है। अगर लकड़ी की चेयर है तो थोड़ा भारी है भाई, वेट है, तो हम धक्का लगाते हैं, चल जाता है। कई बच्चे थोड़ा हिम्मत लगाते हैं तो हो जाता है। बट अगर सोफा है, भारी सोफा है, तो भाई ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों? वेट ज्यादा है। डेस्क है, 4 पहिए भारी डेस्क है लकड़ का, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। मतलब ये जो फ्रिक्शन है ये प्रोपोर्शनल है किसके? नॉर्मल फोर्स के। नॉर्मल फोर्स टू द सरफेस। नॉर्मल फोर्स क्या है? वेट के रिस्पॉन्स में जो उसको ऑब्जेक्ट को रिएक्शन मिल रहा है उसके प्रोपोर्शनल है। वेट जितना होगा उतना ही नॉर्मल फोर्स होगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल है। वेट जितना, हम लोग डायरेक्ट वेट क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसका कारण है। कारण क्या है?
कि अभी बताऊं? चलो यार अभी बताता हूं, नहीं तो फिर बाद में ना दिक्कत होगी। अगर कोई इंक्लाइंड पे है ऑब्जेक्ट, बड़ा बना दो, देखो, चलो सोचा था मैंने बाद में बताऊंगा, पर ठीक है। ये एंगल मान लो अल्फा है, ठीक, मास m है, सेम ऑब्जेक्ट को मैंने इंक्लाइंड पे रख दिया, ठीक, इस पे वेट mg डाउनवर्ड काम करेगा। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में काम करेगा? इसका फ्रिक्शन, अगर इसको यहाँ पे स्टैग्नेंट रहना है, ठीक है, तो इसका फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में काम करेगा? पहले हम लोग इसके वेट का कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। एंगल समझ लो ये अल्फा है, अब भाई तुम लोग को निकालने आना चाहिए, ठीक, mg cos अल्फा और ये mg sin अल्फा हो गया, ठीक। अब इसके वेट के कारण एक नॉर्मल फोर्स होगा, वो ये है, जो कि इसके परपेंडिकुलर है, किसके? इस कांटेक्ट के, ठीक। तो वेट तो कुछ भी हो सकता है, वेट तो डाउनवर्ड काम करती है, जो कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर जो काम करता है वो है नॉर्मल फोर्स, और वही उसको दबाने का काम कर रहा है ना। यहाँ मतलब दो सरफेस में फ्रिक्शन कब होगा? जब ज्यादा दबा रहेगा तो उसको सरकाना मुश्किल होगा, अगर लूजली है, ज्यादा वेट नहीं है तो आसान होगा। तो वेट का सेंस यहाँ पे क्या है कि इस कांटेक्ट पे कितना प्रेस पड़ रहा है, वो प्रेस का मेजर तो ये नॉर्मल है, क्यों? mg cos थीटा इज इक्वल टू n होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg cos अल्फा। मतलब ये जितना ज्यादा होगा इस कांटेक्ट पे उतना प्रेशर पड़ेगा, तभी फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो फ्रिक्शन को जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू वो प्रोपोर्शनल है किसके? नॉर्मल फोर्स के। इसीलिए हम लोग वेट नहीं लेते हैं, वेट लेंगे तो ये हो जाएगा, बट ये नहीं है, ये तो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, अगर इंक्लाइंड पे है तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। तो ये फोर्स जो है इस कांटेक्ट पे प्रेशर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो नॉर्मल पड़ रहा है, जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है, इस पे सीधे ऐसे पड़ रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो वो क्या है? नॉर्मल फोर्स है, तो उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अब इसका जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं म्यू एस, ठीक। म्यू एस को हम लोग क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। स्टैटिक मींस जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक। तो Fs max, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इन स्टैटिक कंडीशन या रेस्ट पे है, तो होगी म्यू इन एस इंटू नॉर्मल फोर्स, ठीक है। क्लियर है? यहां से इस एग्जांपल में क्या हो जाएगा? अब इस एग्जांपल में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? ये म्यू एस इंटू क्या हो जाएगा? एन, ठीक। अब म्यू एस इंटू एन क्या है वास्तव में? म्यू एस इंटू एन क्या है? म्यू एस एम जी, क्योंकि एन इज इक्वल टू एम जी है। इस केस में क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, तो सॉरी, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अब मैक्सिमम मैं नहीं लिख रहा हूं, एफ एस सी लिख रहा हूं। फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा, क्यों? इसका वेट नीचे है तो ये नीचे आने को चाहेगा, बट इंक्लाइन में कोई जरूरी नहीं है कि आप उठाएं और नीचे चला जाए ऑब्जेक्ट। कई जगह पे फ्रिक्शन होता है, एक पर्टिकुलर एंगल है, उससे ज्यादा उठाएंगे तभी नीचे जाएगा। तो अगर ये नहीं जा रहा है, मतलब इस फोर्स को फ्रिक्शन काउंटर कर रहा है, तो वो लिमिटिंग जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो एफ एस कैसे होगा? म्यू एस इंटू एन। एन क्या है यहाँ पे? एम जी cos अल्फा इंटू एन,
ये हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्लाइंड में, सॉरी म्यू एस इंटू एन, एन की जगह पे mg cos अल्फा। ठीक, ये हो जाएगी वैल्यू। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल फोर्स के, या कोई भी फ्रिक्शन है। आगे काइनेटिक फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी। अब जब ये मूव करना चालू करेगी तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अब उसका तो लिमिट है भाई, लिमिट के बाद बढ़ गया, एक बार जब चल गया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। कुछ तो वो अपोज करेगा लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक, उसको आगे देखेंगे, बट अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि फ्रिक्शन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल है। और इसको जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और ये जब ऑब्जेक्ट अगर किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तो ये डायरेक्ट म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, एन की जगह पे mg हो जाएगा। लेकिन अगर इंक्लिनेशन पे है तो हमको नॉर्मल फोर्स निकालना पड़ेगा, जहां जो हमने यहाँ पे निकाला है, और उसको फॉर्मूला में पुट कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर हुआ, हो गया। अब देखिए, अब ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है ये क्या है, ये एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है जो इस कांटेक्ट पे आता है। एक्चुअली इसको नीचे भी दिखाते हैं कई जगह पे, मैंने एक ही लाइन में दिखाया है। ये जब दो सरफेसेस का कांटेक्ट होगा तभी आता है। तो ये क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है पहला। दूसरा, ये इसका काम क्या है, ये हमेशा दोनों सरफेसेस जब आपस में रिलेटिवली मूव करने की कोशिश करेंगे उनके मोशन को अपोज करता है। तो अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। ये ब्लॉक का सरफेस है, ये फ्लोर का सरफेस है। ब्लॉक अगर इधर जाना चाहता है, फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जाना चाहता है, रिलेटिव मोशन कर रहा है फ्लोर के रिस्पेक्ट में, तो उसको ये अपोज कर रहा है फ्रिक्शन। ठीक, ये क्लियर है। दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये सरफेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये उस पे फ्रिक्शनल फोर्स उस पे डिपेंड नहीं करता। वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे और नॉर्मल फोर्स पे। उसका वेट कितना है, मतलब नॉर्मल फोर्स, वेट नहीं कहेंगे, बार बार मैं भी बोल दे रहा हूं, अब समझाने के लिए मैंने कहा था वेट। वेट वास्तव में उसको जो कांटेक्ट के ऊपर जो भार पड़ रहा है वो वेट है, तो वो नॉर्मल फोर्स ही है। नॉर्मल फोर्स और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के पे डिपेंड करता है, ना कि एरिया ऑफ कांटेक्ट के। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एरिया रहेगा तो उसको ढकेलने में ज्यादा ताकत लगेगा, उस पर ज्यादा फ्रिक्शन काम करे, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट बहुत ज्यादा है और छोटा सा ही है, जैसे कोई मेटल हुआ, लोहा का हुआ, मान लीजिए 10 किलो का लोहा का हुआ, तो उसको ढकेलने में ज्यादा ताकत लगेगा। देन एक प्लेट हुआ या फिर कोई हल्की चीज हुई लकड़ी की, उसको ढकेलने में हमको, भले उसका एरिया ज्यादा हो, ट्रे है तो ट्रे तो प्लास्टिक का होता है, एरिया 10 किलो के लोहे के बाट से तो कम ही होता है, ज्यादा ही होता है, उसका लोहे का कम ही होता है, लेकिन उसको ठेलने में आसानी होती है। तो क्यों, तो ये नॉर्मल फोर्स और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है वो देखते हैं, और इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है।